बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 में हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने साथ जुड़े लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। सर्दी की शिद्दत से निमटने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। जिनकी बर्थडे है उनको विश करेंगे इंशाल्लाह। 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज, खबरें क्या हैं। हुकूमत की जानिब से बड़ा इकदाम और सेहत के शोबे में इकदाम ये उठाया गया है कि अस्पतालों पर 17 अरब खर्च किए जाएंगे, 200 वेंटिलेटर्स भी खरीदे जाएंगे। पहले मरहले में लाहौर, फिर दूसरे शहरों में ई चालान शुरू किया जाएगा। सूबाई वजीर का कहना है, वो कहते हैं कि खटारा और बगैर रूट परमिट चलने वाली गाड़ियों का ई चालान होगा। इंतखाबी दंगल की तैयारियां भी जोरों शोर से जारी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। और सीसीपीओ ने बिजली चोरी के मुकदमा जल्द निपटाने का टास्क भी दिया है। आज की खबरें आप जान चुके हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स शाहिद सिप्रा साहब, अली साई साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। आज की पहली खबर की तरफ आएंगे। शोबा सेहत में हुकूमत का बड़ा इकदाम, और मैं ऑलमोस्ट कहती हूँ कि हम लोग तरस ही गए थे कुछ ऐसी खबरें जिन्हें हम अच्छी न्यूज़ कह सकें, वो भी आए और हम आपके साथ शेयर करें। ऑलमोस्ट हर रोज़ आपके साथ इस तरह की खबरें शेयर हो रही हैं। चलिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, अच्छी बात है वो भी, लेकिन अस्पतालों से जो खबरें आती हैं और मज़ीद जो अच्छा किया जा रहा है, तो इसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। इसको बार बार डिस्कस करना भी इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों को बताना ज़रूरी ये है कि आप लोगों के लिए ही ये काम किया जा रहा है। 17 अरब अस्पतालों पे खर्च होंगे। मुझे कोविड वाला टाइम याद आता है, किसी के पास वेंटिलेटर नहीं मौजूद था और इतनी परेशानी हर जगह पे थी, सिलेंडर तक नहीं मिल रहे थे, और अब ये 200 वेंटिलेटर्स भी खरीदे जाएंगे। शाहिद सिप्रा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस पूरी खबर में जो असल खबर है वो आपने खुद ही अपने इंट्रो में बता दी है कि वेंटिलेटर कितना इम्पोर्टेंट है। और फिर आजकल तो फिर एक दफ़ा से कोविड की और उसका वेरिएंट की बातें हो रही हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, हमें हिफाजती इक़दामात क़बल अज़ वक्त करना होंगे। दूसरी बात कि महकमा सेहत पर कोविड का डर खुदा ना खास्ता ना भी हो तो अस्पतालों में इसकी ज़रूरत है। हाँ, अब बात रही कि महकमा सेहत पर अरबों रुपए लग रहे हैं, तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि सीएम साहब ने डॉक्टर्स से खिताब में कहा था कि हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, अमारात बना देंगे, आपको बेड्स देंगे, वेंटिलेटर्स देंगे, काम आपने करना है। और उनका ये बुनियादी काम भी है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या गवर्नमेंट जॉब में आते हैं तो उनको मसीहाई जो किरदार है उनका वो यही है कि अगर एक पेशेंट है, उसको ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, तो उसको देना है। अब ये 17 अरब रुपये बहुत बड़ा है। आप देखें, जब एनुअल आता है पंजाब असम्बली से हमारा बजट मंजूर होता है तो उसमें भी सेहत और तालीम का बजट होता है, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन उस तरीके से नहीं होती और उसके समरात उस तरह आवाम तक नहीं पहुंच पाते जितने पैसे वो रखे जाते हैं। वो देखने को हेडलाइन में अगले दिन अखबार में छपने में बड़ा खूबसूरत लगता है कि कितना बजट रखा गया है, लेकिन जब तक उसका इस्तेमाल नहीं होगा, उसका फ़ायदा बराह रास्त आवाम तक नहीं पहुँचेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। और माजी में यही होता रहा। निगरान सेटअप में आकर देखें, आपने रोड्स की बात की, वो अपनी जगह पे, लेकिन हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन होना या हॉस्पिटल्स में इस तरह के मामलात को मज़ीद बेहतर बनाना और बिलखसूस जो एमरजेंसीज़ हैं उनकी अपग्रेडेशन, वहाँ पे बेड्स की तादाद को बढ़ाना, फिर उसके साथ वो लोग तो अक्सर कहते होते हैं कि आपके जो सीएम हैं वो तो जाके एसी को हाथ लगा रहे होते हैं, चल रहा है कि नहीं चल रहा। देखें, बेडशीट्स तक चेंज करने बेडशीट जब आप निचली सतह पे जाएंगे, इस लेवल पर जाकर चेक करेंगे, तो मेरे ख्याल में चले 100% ना थे, कुछ ना कुछ जो है उसके समरात आवाम को मिलना शुरू हो जाते हैं। आज भी यही है कि जब सीएम साहब मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का विज़िट करते हैं या किसी भी जगह पे उनका अचानक दौरा होता है, तो आज जो एक खौफ है या उसकी वजह से जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन उसके बाद अगर वेंटिलेटर्स का आ जाना, आपके दीगर अद्वियात की फ्राहमी है उसके लिए बजट का मुख्तस हो जाना, और फिर उस बजट को इस्तेमाल करके अद्वियात और वेंटिलेटर्स ख़रीद कर आवाम के सामने रख देना कि ये आपके लिए है, ये बहुत बड़ा इकदाम हो। और खुद हम आपको बराह रास्त भी दिखाते हैं, जब सीएम साहब किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, साइड साहब टेस्ट की स्लिप पूछते हैं, दवाइयों की स्लिप कहते हैं दिखाओ कहाँ से ली हैं, और अगर पैसों की दवाइयाँ ली हैं उस पर भी अस्पताल इंतजामिया की सर्जनिश होती है। तो और क्या होता है आना, मैं पहले आपकी वो बात जो आप कर रही थी कि बड़ा मुश्किल होता है सुबह सुबह को है कि ये अच्छी खबर जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं
तो मेरा ख्याल है पिछले काफ़ी अरसे से हम अच्छी खबरें जो हैं वो पॉइंट आउट करते हैं। हमारी लीड स्टोरी पे बहुत सारी, और सिर्फ कागजों तक नहीं, वो आपको ग्राउंड रियलिटी भी है और वो नज़र भी आ रहा है। आप देखें ना, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पिछले 1 साल में जितना बेहतर हुआ, कल हमारे एक रिपोर्टर बाहर खड़े थे, वो कह रहे थे कि 15 दिन में हमारी 16 किलोमीटर की सड़क जो है वो बनी है। तो मुझे याद है मेरे जो गाँव से गुजरती है वो मेन सड़क है, उस पर एयरपोर्ट भी है, उस पर ड्राई पोर्ट भी है। तो वो 15 किलोमीटर की सड़क कम अज़ कम 7 माह में बनी पिछले दौरे हुकूमत में, या उससे पिछले में बात करें। तो ये फ़र्क है कि आपकी जो डिलीवरी है, आपकी सर्विसेज कैसी हैं। इसकी असल वजह ये है कि इसमें कोई कमीशन नहीं, कोई ब्यूरोक्रेसी का ऐसे हर्डल्स नहीं है, सारे फैसले होते हैं एज़ पर लॉ, एज़ पर रूल, और उसके इम्प्लीमेंट कराया जाता है। तो इसमें पब्लिक को फैसिलिटेट किया जा रहा है। वेंटिलेटर आपके हॉस्पिटल्स में मिलते नहीं थे, गरीब आदमी की सकत नहीं थी कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सके, और बहुत सारी अमवात हो जाती थी। तो अब अगर 200 वेंटिलेटर आ रहे हैं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में रखे जाएंगे, तो कम अज़ कम वो 200 मरीज़ जो वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से जिनकी डेथ हो जाती है वो तो फैसिलिटेट हो सके। आम मरीजों तक इसकी रसाई भी सीएम साहब को मेरे ख्याल से इस पे भी जिस तरह वो जाके बड़ा कंसर्न होते हैं। अस्पतालों में आपको पता है वेंटिलेटर्स होते भी हैं तो प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं ना, वो बहुत थोड़े होते थे ना, बहुत। अब ये जब आएंगे 200 नया वेंटिलेटर आ जाएगा और मुख्तलिफ हॉस्पिटल में ये डिवाइड कर दिए जाएंगे। चलें आप 2-4 नहीं देंगे, बाकी तो 10-15 जो होंगे वो यूटिलाइज होंगे ना। और हॉस्पिटल्स में जब सीएम साहब खुद विजिट करते हैं तो हर हॉस्पिटल्स में मैंने देखा है डॉक्टर्स जो हैं वो इस बात से डरे होते हैं कि अभी विजिट हो जाएगा, अभी विजिट हो जाएगा। उस दिन गंगाराम में जिस तरह सीएम साहब ने विजिट किया और एमएस को दिखाया कि आपके हॉस्पिटल में ये देखें सफाई नहीं हो रही, तो उनका कहना था जी काम हो रहा है। तो उन्हें दूसरे वार्ड में ले गए, उन्होंने कहा यहाँ तो काम नहीं ना हो रहा। तो कम अज़ कम कुछ ना कुछ तो फ़ायदे हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो समरात मिल रहे हैं ना उनके विजिट्स के। और वो चाहे स्कूल में जाएँ, चाहे थानों में जाएँ। हम सिर्फ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, आप देखें पुलिस के लिए कितना उन्होंने काम किया है। आप देखें स्कूल्स में जाते हैं, बच्चों के साथ जाके मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपने पुलिस का जिक्र कर दिया तो मैं अगली खबर पे आ जाती हूँ। पुलिस को महारत बढ़ाने के साथ साथ रवैया भी तब्दील करना होगा, ये मुश्किल टास्क है। ये बहुत मुश्किल टास्क है और ये बहुत ही मुश्किल टास्क है। सीएम साहब को, सिपरा साहब को याद होगा कि हम सीएम साहब शुरू में हॉस्पिटल्स के विजिट्स कर रहे थे ना, सिपरा साहब थे, मैं थे और 1-2 सीनियर लोग थे। तो हमने रिक्वेस्ट की कि सर आप थानों का विजिट करें। तो मैंने कहा कि यहाँ पे वारदात बहुत बढ़ गई है। उन्होंने कहा जी वो पर्चे तो इसलिए हो रहे हैं कि फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR है। तो मैंने कहा सर वो FIR बहुत थोड़ी हो रही है, आप चेक तो करें जाके। उससे अगले दिन उन्होंने विज़िट किया बगैर CCPO के, बगैर IG के, सरप्राइज विज़िट था। तो उनकी वहाँ मौजूदगी में ही पुलिस एहलकार ने एक एप्लीकेशन देने वाले बंदे से मजांग थाने में 1000 रुपया ले लिया। तो उसके बाद फिर सीएम साहब ने इस पे बड़ा फोकस किया है, बड़े फंड्स इनको खुसूसी तौर पे अलाट किए हैं। अभी जो स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन पे इन्होंने शिफ्टिंग की है 1 जनवरी को, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें पुलिसिंग में जो है वो बिल्कुल सेपरेट है, जो पब्लिक के इंटरेक्शन की चीज़ें वो बिल्कुल सेपरेट हो गई हैं। आपकी जो 15 की कल मैंने खबर दी थी उसमें बड़ी अपग्रेडेशन हुई है। आप 15 की कॉल करेंगे तो फौरी तौर पर आपकी लोकेशन, आपके पर्टिकुलर्स जो हैं वो 15 का जो नुमाइंदा होगा उसके पास पहुंच जाएंगे। फिर जिस पुलिस एहलकार ने जाना है, जिस वैन ने जाना है, वो आपको जो नुमाइंदा है वो बताएगा कि इतनी देर में पुलिस एहलकार और फलां गाड़ी जो है वो आपके पास पहुंच रही है। तो जब आप इतने काम कर रहे हैं फिर आपकी डिमांड होगी कि आपकी खुदारा जो पब्लिक सर्विस की जो चीज़ें हैं उसको बेहतर बनाए, बेहतर कर दें। लेकिन पुलिस जो है, मेरा नहीं ख्याल, मैंने तो पिछले 10-15 साल से यही अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर हॉस्पिटल्स की तरफ आए ना तो सीएम साहब के जो मतवातर विजिट है ना, मैं खुद 2-3 हॉस्पिटलों के सीनियर सरबराहान जो कि हमारे पास मेहमान आते रहते हैं, वो खुद कहते हैं कि हम 8 बजे दफ्तर पहुंचना शुरू हो गए हैं। हमें डर होता है कि सीएम साहब, और जब आपके सीनियर डॉक्टर आएंगे तो जूनियर खुद। कल तो मैंने देखा है एक्साइज डिपार्टमेंट में भी बायोमेट्रिक मशीनें लग गई हैं। बहुत सारे महकमों में वो बायोमेट्रिक जो है वो अटेंडेंस शुरू हो गई है। मैं पुलिस के हवाले से बात कर रहा था तो सीएम साहब ने बहुत फोकस किया है, IG पंजाब ने इनकी वेलफेयर का इतना काम किया है कि 2 अरब रुपए सिर्फ इनको वेलफेयर की मद में दिए हैं। 16 करोड़ के इनामात दिए हैं जो कभी भी नहीं हुआ 10 सालों में भी नहीं। IG साहब हर रोज ही खबर, लेकिन इसके बावजूद आज भी मैंने अभी खबर दी है 26 लाख रुपए तकरीबन डेली 15 लाख 20 लाख 30 लाख जारी कर रहे होते हैं। अगर इसके बावजूद आपकी डिलीवरी जो है वो बेहतर नहीं है तो फिर ये अफसोस का मकाम है। फिर आपको निशान इबरत बनाया जाए।
और ये हमें लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि सीएम साहब जितनी भरपूर कोशिश कर सकते हैं, चाहे वो थाना कल्चर की तब्दीली की बात हो, चाहे वो अस्पतालों के कल्चर की तब्दीली की बात हो, दोनों को मैक्सिमम सहूलियात दी जा रही हैं और दोनों से सिर्फ रिक्वेस्ट ये की जा रही है। अभी शायद उन्होंने डंडा नहीं उठाया, अभी तो सिर्फ जा के विजिट करके बस कह रहे हैं कि काम कर लो। और अस्पतालों में भी डॉक्टर्स को ये उन्होंने कहा है कि आपके दरवाजे के बाहर मैं मुलाजिम भी बिठाने को तैयार हूँ, तमाम सहूलतें भी दे दी, बस आपने अपना काम करना है। मतलब लोगों के लिए आपने हर टाइम 24 घंटे मौजूद होना है, इससे ज़्यादा अब क्या हो सकता है। दोनों तरफ कोशिश पूरी ये की जा रही है कि आवाम को मैक्सिमम सहूलियात मिल सके। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। अस्पतालों के वो विजिट भी कर रहे हैं, अस्पतालों में जाके रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं सबको कि कम से कम अगर अद्वियात फ्री हैं तो लोगों को अद्वियात फ्री हों, अगर टेस्ट की सहूलत फ्री है तो लोगों को ये प्रोवाइड की जाए। तो हम दुआ गो हैं कि ये कोशिशें इसी तरह से रहें और ये आवाम को सहूलियात मिलने का सिलसिला इसी तरह से जारी रहे। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अगली खबर हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हमारी गाड़ियां तो खटारा नहीं है, ना शाहिद सिपरा साहब की है ना मेरी है। साई साहब से पूछ लेते हैं। अच्छा जी, सीरियस नोट पे बात ये है जी, खटारा गाड़ियां बगैर रूट परमिट चलने वाली गाड़ियों का ई चालान होगा। स्मॉग से जितना हम निमट चुके हैं ना, वो तो अब मुतासर भी हो गए हैं, बहुत सारे लोग मुतासर हुए हैं, हम लोग बहुत बुरी तरह मुतासर हुए हैं। ये डिसीजन कुछ पहले लेने वाले थे, लेकिन चले लोगों को आदत तो होनी चाहिए। जिस तरह लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, कुछ कवानीन का पाबंद होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। खटारा गाड़ी होगी तो ये जान लें सबसे पहले कि वो आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए चैलेंज भी है, नुकसान भी है। साई साहब, मैं तकरीबन 10 दिन पहले ये खबर दी थी कि सेफ सिटीज़ अथॉरिटी जो है वो ई चलान करेगा खटारा गाड़ियों का। स्मोगी जो गाड़ियाँ हैं, जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, इसमें ट्रांसपोर्ट सेफ सिटी का खटारापन तो पहले दूर करा देना बाकी खटारा गाड़ियों में उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन ये जो खटारा गाड़ियों की बात है, ऑनेस्टली आधे बड़े आप आड़े हाथों से लेती हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताऊँ, आप खुद खबर देते हैं कितने कैमरे खराब पड़े हैं, सही है, तो इसमें एंकर का क्या कसूर है? उसमें आपको बताता हूँ, आप खुद बताते हैं आजकल कितने खराब है। आजकल भी तकरीबन कुछ 3-3,500 खराब होंगे। कितने हैं टोटल? उसमें तो खाकी चालान करेंगे, तो 50% आज भी खराब है। ये खाक चालान करेंगे तो वो भी ठीक है। मैं डिटेल उसकी बताता हूँ, उसकी वजूहात भी हैं कोई। पहले मैं आपको कितनी खबरें हम देते थे, उसकी वजूहात भी आपको। फिर तो इस तरह जो गाड़ी धुआं छोड़ रही है उसकी भी वजूहात, उसका इंजन कमजोर है, नहीं, वो उसकी क्लच प्लेटें कमजोर होंगी, पुरानी गाड़ियां हैं। उसमें ये है कि ट्रांसपोर्ट का बंदा वहाँ पे बैठेगा और ई चलाने के लिए वो एक जो गाड़ी है उसको पॉइंट आउट करेगा कि ये कमर्शियल गाड़ी धुआं ज़्यादा छोड़ रही है, तो इसका एज पर लॉ जो है वो ई चलान होना चाहिए। अभी कल ही एक्साइज की जानब से भी एक कमेटी बनाई गई है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और एक्साइज की, कि जितनी भी कमर्शियल गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होंगी उनका पासिंग सर्टिफिकेट जो है वो ऑटोमेटिकली उनके पास आ जाएगा। पहले मैनुअल बन जाते थे, जाली बन जाते थे और ऐसे ही गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हो जाती थी, ऐसे ही उनकी पासिंग हो जाती थी। तो अब जो है वो सारा सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज कर रहे हैं। जब डिजिटलाइजेशन होगी, परमिट क्या बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, बहुत मुश्किल तरीके का है जो नहीं देखें ना, आपकी गाड़ी जो है वो 15 साल पुरानी है तो वो तो उस पर मेयार पे पूरा ही नहीं उतरती, तो उसको कैसे परमिट मिलेगा? मिल जाते हैं, फिर आपको पता है यहाँ पे मिलते हैं, वो कैसे आप रोक सकते हैं? सेफ सिटी के कैमरों की बात कर लेते हैं। सेफ सिटी के जो कैमरे हैं, पता चलेगा कि गाड़ी कटा रहा है वैसे? नहीं, आपको बता रहा हूँ कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बंदा तस्वीर जारी की हुई है, सोशल मीडिया पे आई हुई भी हैं कि वो धुआं छोड़ रही है गाड़ी, उसको उन्होंने फ्रेम करके। नहीं, वो आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बंदा बैठा है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बंदा बैठा है। आप सुनते नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि उनका परमिट का इशू है। ये जो भी है, जो उन्होंने तस्वीर जारी की है, जो मैंने देखी है उनके पेज पे, वो कुछ सुजुकी पिकअप है, वो धुआं छोड़ रही है, उसकी उन्होंने तस्वीर दी हुई है। अगर वो रजिस्टर्ड ही नहीं है प्रॉपर तरीके से, उसका आप चलान भी करते हैं तो वो है मेरे नाम पे, तो गारवसाई साहब का चलान चला जाए, हुआ है ये वाकया, होते रहे ना, तो फिर उसका क्या फायदा? पहले तो उसकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाएं, थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं ये चीजें बताता हूं। फिर उसके बाद चिंची रिक्शा है, सबसे बड़ा सोर्स जो है, सबसे बड़ा सोर्स जो है धुआं छोड़ने का, वो आपके चिंची रिक्शा है। वो तो किसी लाइन में नहीं आते, उसकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, वो कहाँ पे ही चलानी होगी। तीसरी बात,
सुबह के औकात में जो सबसे ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ी लाहौर में एंटर होती है वो आपकी रात में या ईंटों वाली ट्रैक्टर ट्रॉली है, या फिर उसके बाद सुबह दूध लाने वाली जो गाड़ी, मुर्गियां लेके आने वाली मुर्गियां लानी है, सब्जी हाँ। लाने वाली गाड़ियाँ ये आती हैं। वो उस वक्त आती हैं जब फोग होती है, अल्लाह अल्लाह तक खैर। सारा साल फोग थोड़ी। अच्छा ठहरो तो सही सही, हम तो स्मोक सीजन की बात कर रहे हैं ना, हम तो उसकी बात कर रहे हैं, उन दिनों की आजकल की बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ई चालान करें, ज़रूर करें। जहाँ पे ट्रैफिक वायलेशन हो रही है पकड़ना चाहिए, सब लोगों को पकड़ें। उसके बाद अगर इसकी आपके जो एंटी स्मोक जो आप हमारा चल रहा है इसमें अगर कोई वायलेशन हो रही है उनको ज़रूर पकड़ें। लेकिन इस बुनियाद पे कि वो गाड़ी जा रही है, वो धुआं छोड़ रही है, उसको हमने पकड़ लिया। लेकिन मैं तो क्वेश्चन और कर रहा हूँ, एक आज आप कह रहे हैं उसको खटारा, उस खटारा के हमारे पास अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है प्रॉपर तरीके से, अगर डाटा ही नहीं है हमारे डिपार्टमेंट्स के पास, तो यही बात करने लगा हूं। इसलिए ये जिम्मेदारी सेफ सिटीज अथॉरिटी को देने की बजाय ट्रैफिक वार्डन अगर अच्छे तरीके से निकालें तो मेरे ख्याल में इंटीग्रेट हो रहा है ट्रांसपोर्ट का, एक्साइज का। जब एक्साइज का डाटा इंटीग्रेट हो जाएगा, इसी हफ्ते में हो जाएगा, स्मोक अल्लाह करेगी मुक जाएगी इंशाल्लाह ताला। हाँ। तो जब इंटीग्रेट हो जाएगा तो ट्रैफिक वार्डन जब गाड़ी का नंबर डालेगा उसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो सामने आ जाएंगी। सेफ सिटी जब नंबर डालेगा गाड़ी का तो उसकी सारी डिटेल्स सामने आ जाएंगी। ये काम तो हो रहा है। मैं तो सेफ सिटीज़ की बात कर रहा था कैमरों के हवाले से। कैमरों में बिल्कुल सेफ सिटी अथॉरिटी के अफसरान का कसूर होगा, लेकिन 10 या 15 रिमाइंडर हैं और समरी गवर्नमेंट को इन टाइम भिजवाई गई थी बुज़दार साहब के दौर में कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये ख़राब हो रहा है, आपने पैसे देने हैं तो जो गैर मुल्की कंपनी है उसने काम करना है। इसको फोकस ही नहीं किया गया और जब तक फंड्स इशू नहीं होंगे एक अफसर जो है वो किस तरह काम लेगा। और बाकायदा तौर पर आपके एक दफ़ा सारे कैमरे बैठ गए थे, उसको फिर आपको पता है तकरीबन 10-15 दिन आपके सारे कैमरे उस दौर में बंद रहे थे, उसकी रीवैम्पिंग की गई है। अब अपने सोर्सेज से कोशिश की जा रही है कि चीज़ों को अपग्रेड किया जाए। अब आपके सेफ सिटीज़ के सिस्टम में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ रही है। सीएम साहब बहुत फोकस कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे सीएम साहब हैं तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जब गवर्नमेंट पैसे नहीं देगी किसी डिपार्टमेंट को तो उसके ना कैमरे चलेंगे ना गाड़ियाँ चलेंगी। अब सेफ सिटी की बिजली कटने के करीब थी, सिपरा साहब ने सुनता लें, सिपरा साहब ने ये खबर देनी थी। अब गवर्नमेंट सेफ सिटीज़ को फंड्स नहीं देगी करोड़ों रुपए के, तो वो बिल कहाँ से अदा करेंगे? खबर तो मैंने दे देनी है कि सेफ सिटी के कैमरे कट गए, कैमरे बंद हो गए, बिजली बंद हो गई। मसला तो ये गवर्नमेंट ने पैसे दिए। जो हैं जो ऑफिसर्स हैं उनकी तनख्वाह तो कभी बंद नहीं ना हुई, तनख्वाह तो उनको जा रही है ना, उनका पेट्रोल जो है वो तो नहीं ना, उनकी दीगर मराद। अच्छा आप सही साहब सुन लिया करें ना, फंड्स तो गवर्नमेंट ने देने हैं ना, सही साहब फंड्स तो गवर्नमेंट ने देने हैं भाई, सुन तो लिया करें ना। ऑफिसर्स की तनख्वाहें नहीं बंद होती, मराद बंद नहीं होते, लेकिन बिजली जो है उसके डिस्कनेक्शन के चांसेस जो हैं वो हो जाते हैं। भाई आप अगर रेवेन्यू जनरेट भी तो कर रहे हैं ना, बिल्कुल कर रहे हैं, ये ई चालान का पैसा कहाँ जा रहा है? सिपरा साहब ई चालान पे जनाब खबर देते हैं कानून साजी नहीं हुई पिछले 7 साल से। ना हो कानून साजी हो ना हो, चालान तो आ रहे हैं ना। बात तो ये है रेवेन्यू तो आ रहा है ना आप लोगों के पास, मामूली चालान आ रहे हैं ना। देख मैं आपको बताता हूँ। अच्छा एक और चीज बताऊँ, चलो सुन तो लेना जी, मुझे मौका ही नहीं देते सारे मौके। अच्छा मैं एक और आपको बात बताता हूँ, ये खबर भी है, ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ भी है। और अगर ये सारे चलान होने शुरू हो जाए ना तो हमारे भी डेली 10-10 चलान हो। कोई गल नहीं होने दो, 50 से 60 हज़ार। लेकिन ये डिस्कनेक्शन नहीं होनी चाहिए बिजली की। मैं ये कह रहा हूँ 50 से 60 हज़ार अफसरान की तनख्वाहें बंद नहीं हो रही तो बिजली की डिस्कनेक्शन की बात भी नहीं होनी चाहिए। 70,000 वायलेशन रिपोर्ट होती है, सिर्फ वो 4। अच्छा चले बिजली की डिस्कनेक्शन को हम छोड़ देते हैं, 5,000 ई चालान इशू हो रहे हैं। हम बिजली की डिस्कनेक्शन को भी छोड़ देते हैं। पूरे शहर को महफूज बनाने के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया। साई साहब बताएं कितने कैमरे इनके चोरी हुए हैं, कितनी बैटरी चोरी हुई, अपनी बैटरियां चोरी हुई, कितनी चोरी हुई? बताएं। आपको एक बात बताऊं, ये मामला हल नहीं होने वाला, साल से ये इशू चल रहा है। नहीं हो जाएगा। चले आपने एक हफ्ते की डेडलाइन दी है तो देख ले शायद। साई साहब ये पिछले अब हम आपकी खबर का इंतजार साई साहब सेफ सिटी पे पिछले 1 महीने से चेंज हुए हैं, थोड़ा सा उससे पहले ठीक थे। मैं कह रही हूँ हम आपको इंतजार थोड़ा सा रवैया चेंज हुआ है साई साहब। कब काम कर रही है सेफ सिटी के कैमरे, कब ठीक हुए? अच्छा अच्छी खबर है और मेरे ख्याल से अगर आप इंजॉय भी करेंगे, लेकिन थोड़ी सी मुज़ाहिका खेज भी मुझे लग रही है। साइकिल सवारी करने वालों को सिनेमा और कॉफी शॉप पर डिस्काउंट मिलेगी। ये है जी, शहरी डॉकिंग स्टैंड से QR कोड पर साइकिल रेंट पर ले अगले किसी स्टैंड पर वापस करेंगे। कमिश्नर साहब ने कहा है साइकिल ऐप साइकिलिंग बिजनेस मॉडल के तमाम पहलुओं को कवर करेगी। मुझे सिपरा साहब एक आपका चाहिए कमेंट, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। देखिए हमारे वो रवैये नहीं है साइकिल वाले हैं,
और हमारा माजरत के साथ पूरी कौम जो है वो मेरे पे फिर ना हो जाए, एक स्टैंड से लेके दूसरे पे हमने कौन सी वापस देनी है। देखें ये बातें कॉफी एंजॉय करके कॉफी एंजॉय कौन करेगा, कौन करेगा? तो वो इस तरह यहाँ पे करोड़ों का सामान ले जाते हैं, साइकिल किसी ने मांगा नहीं। कॉफी जिन लोगों का शौक है उनको साइकिल की जरूरत नहीं है, सही। और जिन लोगों को कॉफी की शौक नहीं है उनको साइकिल की शायद जरूरत है। हाँ, तो इसलिए ये चीज खैर मैंने तो पहले कहा है कि मुझे थोड़ी मुज़ायका केस लगी तो सैनमा में जाता कौन है? हाँ। सिपरा साहब भाभी साड़ी पीछे भागे साइकिल देते सैनमा जाएंगे। मैंने तो पहले कहा है कि खबर तो मुझे मुज़ायका केस लगी है। खैर इस खबर को एक साइड पर रखें, साइकिलिंग है बहुत अच्छी, सबके लिए करनी भी चाहिए। जिम में जाके भी तो आप वही साइकिलिंग करते हैं, तो अगर आप रूटीन में चलें 2-3 दिन में एक आधा घंटा निकाल के तो आप साइकिलिंग कर लेंगे, आपकी अपनी सेहत अच्छी रहेगी। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। और कुछ बात कर लेते हैं जी, इंतखाबात की तैयारियां जो चल रही हैं, इसमें अब जी अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी की तो वो भी सरगर्म नजर आ रही है, खासतौर पर पंजाब में। आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब लाहौर में हैं और भरपूर तैयारी की जा रही है। साई साहब कैसे देखते हैं? ना देखें, अब इलेक्शन जो है वो तो करीब आ रहा है, तकरीबन वक्त कम और मुकाबला सख्त है, और कैंपेन जो है वो अब लोग शुरू कर रहे हैं। मैंने देखा है फेसबुक पेज पे मेरे साथ कोई 3-4 कैंडिडेट हैं, तो उनकी जानब से लिखा गया है कि आज से कैंपेन शुरू है, आज से कैंपेन शुरू है। तो जो पार्टी सरबराहान है वो तो पिछले तकरीबन 2-3 माह से बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जोड़ तोड़ होना है, फिर कई जगह पे लोगों की टिकटों की सेटलमेंट होनी है कि आप अपने उम्मीदवार खड़े करें फ़लाँ पार्टी के फ़लाँ जगह पे खड़े होंगे। तो ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं। अब अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर में आए हैं तो वो उनका फोकस है 127 पे, NA-127 पे। तो वहाँ पे मैं गया था पिछले दिनों में, काफ़ी सारे लोगों से मिले थे, काफ़ी लोगों से बातचीत भी हुई थी। तो वहाँ पे मेरा ख्याल है उस तरह अभी उनकी आवाज़ नहीं है। वहाँ पे उनको बड़ी मेहनत की ज़रूरत करना पड़ेगी, चूँकि जो पिछला इलेक्शन हुआ था उस वक्त पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने बड़े वोट लिए थे इस हल्के में। तो अब अगर उस तरह फिर वोट लेने हैं, मुकाबला सख्त करना है, तो वहाँ पर और खुद मेरे ख्याल से दोनों की यहाँ पे मौजूदगी भी इसी चीज़ की निशानदेही है कि ये फोकस कर रहे हैं और लाहौर में कोशिश करेंगे कि ये सीट निकालें। पीपल्स पार्टी मेहनत करेगी और पीपल्स पार्टी की जो मेहनत है वो तब भी रंग लाएगी पंजाब में, अगर बिलावल यहाँ पे खड़े होते हैं और अगर वो ये सीट जीतते हैं। तो अगर वो पहले वाले कैंडिडेट्स का हाल होगा तो फिर तो पंजाब में ये अच्छी अलामत नहीं है। पीपल्स टफ मुकाबला होगा अगर बिलावल खुद यहाँ पर है। देखिए बड़ा सख्त होगा मुकाबला। अगर हम इस हल्के की तारीख में जाएं तो ये मुस्लिम लीग नून के पास रहा है। यहाँ से वहीद आलम खान रहे, उसके बाद नसीर भुट्टा भी MNA रहे, उसके साथ परवेज मलिक हैं, उसके बाद शाइस्ता परवेज मलिक हैं, और शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा वाले ही इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं कि असलम गिल साहब उनके कैंडिडेट थे जिन्होंने वोट लिए थे। उस वक्त थोड़ा सा और था सिनेरियो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट नहीं था, और जो एंटी नून लीग वार्ड था और जो PTI के हक का वार्ड था वो वार्ड कहीं ना कहीं कास्ट होना था। बल्कि सिपरा साहब भी कवर कर रहे थे। हम बड़े हैरान होते हैं जब तीर के इतने वोट निकल। तो ये है अब, लेकिन बिलावल भुट्टो का खुद आना, खुद जाकर कैंपेन चलाना, और ये बड़ा मैटर करेगा। देखा वो उन्होंने कल भी नौजवानों की बात की है, उन्होंने कल भी बेरोजगारी पे बात की है, और हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला भी यही है, बेरोजगारी है, महंगाई है, वोटर्स भी नौजवान महंगाई चले मान लिया है, रोजगार लोगों को प्रॉपर मिल जाए तो ये महंगाई वाला मसला कहीं ना कहीं मैनेज हो जाए। लेकिन शुक्र करें वो वाला रोजगार नहीं जो 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, उस पर नहीं जाना, स्कूल तोड़ देना है, उस तरह का ना हो। देखें कम अज कम अदाद शुमार ना दें। हालांकि हमेशा रोटी कपड़ा मकान हम छोटे वक्तों से सुनते आ रहे हैं, बात वहीं पे आती है, लेकिन अदाद शुमार आप दे देंगे कि इतने दिन में ये हो जाएगा, इतने लोग ये कर देंगे, करोड़ों की बात करेंगे, तो वो उस तरह नहीं है। बात ये है कि आपने कुछ दिन पहले भी बिलावल भुट्टो जरदारी की एक तकरीर सुनी होगी, उन्होंने उसमें भी यही कहा था कि कारकुनों की रिस्पेक्ट करना है हमें, वो किसी भी पार्टी से काम अभी भी वो यही कह रहे हैं, तकसीम और नफरत की सियासत का खात्मा हम चाहते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी का शेवा है। आसिफ अली जरदारी को आप देख लें, उन पे कितनी तनकीद होती रही है। आपका पिछला टेन्योर अच्छा कहा जाता है, हाँ कहा जाता है, और उनका पिछला अगर इक्तदार में रहे जब वो सदर थे उस वक्त देखिए बिजली की लोड शेडिंग का मामला, गैस की लोड शेडिंग का मामला, एहतजाज होते थे, रास्ते ब्लॉक होते थे,
टायर जलाए जाते थे, उसके बावजूद जितनी तनकीद उन पर होती थी उन्होंने बड़ा फराख दिली से उसको कबूल किया। उसकी क्या वजह है कि ये सारी चीज़ें हमारे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं और हमारी ये इकॉनमी की सूरत हाल को डिस्टर्ब करने में इनका बड़ा किरदार है। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत जो है उसको आप दीगर सियासी जमातों के साथ नहीं मिला सकते। वो बहुत तहम्मुल पसंद सियासतदान हैं, उनके आप कद काट वाले सियासतदान हैं, उनके साथ जो लोग हैं जब भी वो बात करेंगे तो आप उनके टॉक शोज में देख लें, आज तक कभी किसी ने कोई बात की हो। फिर एक और चीज़ देखें ना जी, आपने कभी पीपल्स पार्टी का और नून लीग के जो सरबराहान है फजलुर रहमान साहब हैं, कभी उस लेवल पे जाके बात नहीं करते जिस लेवल पे तहरीक इंसाफ के लोग बात करते हैं। इतना अग्रेसिव रवैया, इतना, मैं कल भी किसी जगह पे गया था तो उनके नौजवान खड़े थे तो इतने अग्रेसिव हैं कि आपकी सोच है। उनकी जहन साजी इस तरह की गई है कि सिर्फ हम सादक अमीन हैं, बाकी सारे चोर हैं। तो पीपल्स पार्टी, नून लीग या आपका जब तक सियासी रवैया नहीं होगा आप लोगों में नहीं जा सकेंगे। मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो जो इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये इस बात का नतीजा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कराची से लड़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने भी कहा है कि हम लाहौर से इलेक्शन लड़ते हैं। अगर आप कराची में जा रहे हैं, नतीजा क्या होगा, अलबत्ता भरपूर कोशिश तो की जा रही है। अच्छा, एक और बात इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, हमारे जो इस वक्त मेजॉरिटी लोग हैं, एक्सट्रीम लोग हैं, वो इस बात पे ज़्यादा हो रहे हैं कि हमने वोट कास्ट नहीं करना। मेरे ख्याल में सियासी जमातों को इन तमाम कारकुनों को आमादा करना है कि जमहूरी हक है वोट कास्ट करना होगा, इलेक्शन के रोज़ उन्हें निकलना है। क्योंकि हमारी बहुत सारे जब हम लोगों से मिलते हैं तो वो शायद मायूसी की तरफ चले गए हैं या उनका मामला किसी और घर से क्यों वोट दें तो मेरे ख्याल में इस चीज़ से उन्हें निकलना है। उन्हें वोट जिसको मर्जी दें वोट, ये नहीं है कि आप किसी एक सियासी पार्टी के साथ खड़े हो या देखें, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन वोट जाकर कास्ट ना करना नामुनासिब है। मेरे ख्याल में ये जमहूरी रवैयात के बरक्स है। कारकुनों को सियासी जमातों के ही जो अहदेदारान होंगे जो आपके इलेक्शन लड़ रहे होंगे, ये उनकी जिम्मेदारी तो होगी। फिर आप वोट देना दें, आपका कोई कैंडिडेट हो तो जाएगा ना मुंतखब, फिर आप कहेंगे जी मैंने तो इसको नहीं मुंतखब करना था, हो सकता है आपके वोटों से वो ना हो तो आप दूसरे कैंडिडेट नहीं जी, आपको अपने वोट का हक इस्तेमाल जरूर करना है। दूसरी जानिब जी शहबाज शरीफ साहब भी एक्टिव हैं, पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें हो रही हैं, इंतखाबी मुहिम पर तबादला ख्याल हो रहा है और कहा यह जा रहा है जी 4 साल में होने वाली तारीखी तबाही ठीक करने का वक्त है जी, और इसको वक्त लगेगा, सिर्फ नून लीग अवाम को रिलीफ दे सकती है। तो ये वो दावे, वो वादे, वो ज़बानी जमा खर्चा है जो हमें रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी पे आगे पता चलता है कि कौन कर सकता है काम। हर इलेक्शन से पहले ये होता है। ये रिवायती जुमले हैं, लेकिन काम अगर कोई करना चाहे तो काम होता नजर भी आ रहा है। शायद जिन्होंने करना है वो करके दिखा रहे हैं। लोग अब समझदार हो गए हैं, अब इन नारों पे नहीं जाएंगे। आप जो मंशूर पेश करेंगे, आप रहेंगे रोटी कपड़ा और इन चीजों पे हम लोग रखेंगे और महंगाई, बिजली, गैस पे इलेक्शन लड़ लेंगे, अब नहीं लड़ा जाएगा इस पे। अब लोगों को पता है कि ये साल से कई दहाइयों से हमारा मसला है। अब आप बिजली गैस पे रह के या बेरोजगारी पे रह कर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आपको कुछ ऐसा करना है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जो मैं ये अभी पहले बात कर रहा था, लोग यही चाहते हैं कि हमें कुछ दें। अगर जमहूरी हुकूमत आती है तो वो हमें कुछ दें। अगर निगरान सेटअप उनके लिए इतना कुछ कर रहा है तो वो अब लोगों ने क्वेश्चन रेज करना शुरू कर दिया है। और बहुत सारे लोग तो इतने गम और गुस्से का इजहार करते हैं कि इनमें से कोई भी इस काबिल नहीं हम उनको वोट कास्ट करें। देखें, ये वाले जब आपके रवैये हो जाएंगे तो फिर वो अदम एतमाद की जो फिजा है वो बनेगी, तो मुआशरे फिर उस तरह तरक्की नहीं करते। लेकिन फैसला मुश्किल है कि वोट किसको देना। अब आप करेंगे, देखें फैसला बड़ा आसान हो जाएगा। सब पिक्चर सबके पास है। आप जितनी जमातें आपके इलेक्शन लड़ रही है सबको पता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही, उसके बाद नून लीग इक़्तिदार में रही, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही। आप पिछले 15 साल की कैलकुलेशन करें, हर चीज आपके पास नीट एंड क्लियर आपके सामने आ जाएगी कि किसने क्या किया। इसलिए बड़ा लेकिन आप सोशल मीडिया पे रह के या मोबाइल को सामने रखकर मौसम सरमा में फिर अगर आप उसका मुआवजा करके अगर आप वोट देंगे से निकलना होगा। ये चीजें बड़ी वाज़ेह करती हैं कि जो अगली जमहूरी गवर्नमेंट आएगी उसको बड़ा मेहनत से काम करना पड़ेगा। अगर इस तरह काम नहीं करेंगे तो फिर इस पिच पे नहीं चल सकेंगे जिस पिच पे निगरान ना चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज। टेस्ट प्लेयर अगर 40 बॉलों पे 100 बनाता है तो T20 वाले को 30 पे बनाना पड़ेगा। सर उनके मुफादात और होते हैं, उन्होंने बहुत कुछ करना होता है। यहाँ पर निगरान सेटअप में वो चीजें नहीं देखी जा रही कि हमने क्या करना है, तनख्वाहें नहीं ली जा रही, अपना हक नहीं लिया जा रहा। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। सीसीपीओ ने बिजली चोरी के मुकदमा जल्द निपटाने का टास्क दे दिया है। सीसीपीओ लाहौर की ज़ेर सदारत इन्वेस्टिगेशन विंग के आला अफसरान का इजलास हुआ। पहले इजलास पे आ जाता है, फिर बिजली चोरी के मुकदमात पे आएंगे। साई साहब, ना ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, टास्क बड़े देते हैं सीसीपीओ साहब, लेकिन मेरा ख्याल है बिजली चोरी तो बड़ी छोटी सी बात है। हाँ। जो लोगों के साथ बड़ी बड़ी डकैती हुई है, बड़े Exactly. मर्डर हुए हैं, जो स्नैचिंग हो रही है, जो गाड़ी चोरी हो रही है, उसके मुलजमान और को तो रोजाना सजा हो दिलवाएं। रही है। आपको मैं डाटा बताऊं पिछले साल का, जरूर। 2023 का 11 लाख के करीब मुकदमात हुए हैं पूरे पंजाब में, और लाहौर में तकरीबन 1,42,000 के करीब मुलजमान पकड़े गए हैं। 4.5 लाख से ज़ायद जो है वो नामजद थे। तो उसमें कितने लोगों को सजा हुई होगी? आइडिया दें। चलिए, आधों को तो हो जानी चाहिए। 1068 बंदों को सजा हुई है। तो आप तफ्तीश का स्टैंडर्ड चेक कर लें, आप पुलिस का म्यार चेक कर लें। सीएम साहब यही कह रहे थे, आईजी पंजाब इनको यही कहते हैं कि आपके वेलफेयर के काम हम कर रहे हैं, आपको गाड़ियां नहीं लेके हम दे रहे हैं, आपके थाने अपग्रेड हम कर रहे हैं, आपको वो फैसिलिटी उस तरह फैसिलिटेट किया जा रहा है जो बाकी डिपार्टमेंट्स को नहीं किया जा रहा। लेकिन इसके बावजूद आप सर्विस डिलीवरी देख लें, आपको तफ्तीशी से मिलना हो, तफ्तीशी ने रेड करना हो, उसकी फीस देना पड़ती है, पर्चा करवाना हो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, किसी अफसर को मिलना हो 4-4 घंटे आपको इंतज़ार करके फिर अगले दिन आना पड़ता है। तो खुदारा सिर्फ टास्क दे रहे हैं, सिर्फ टीवी पे चलवाने के लिए, सोशल मीडिया पे चलाने के लिए ना करें। आप कोई अमली इक़दाम करें, आप सज़ाओं का तनासब देख लें। सज़ाओं का तनासब देखेंगे आपको खुद समझ आ जाएगी कि आपकी पुलिस क्या काम कर रही है। तो अगर 1068 बंदों को या 1100 बंदों को एक साल में सजाएं हुई हैं, तो मुझे बताएं मुजरमान को किस चीज़ का खौफ होगा, किस बात का डर होगा? नहीं, फिर तो ये सिलसिला कोई डर है ही नहीं। 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब पंजाब भर में जो मुकदमात हैं वो अदम पता हो गए हैं। आप बिजली पे फोकस करें। बिजली के तो जो इस्तिगासा है वो 5-10 हज़ार रुपये मुहर्रर को दूँ वैसे ही देख देते हैं। बिल्कुल आपने सही। तो उसको ख़त्म कैसे करेंगे? जो आपने दिए हैं पर्चे, वो तो आपको बड़ा तगड़ा सा पीछे से डंडा था और सख्ती से अहकामात थे कि इस पे अमल दरामद करवाएं, बिजली चोरी रोकनी है, वरना आपके तो बंदे इस पे काम ही नहीं करते। तो जो आपका असल करने वाला काम है उस पर फोकस नहीं करते, बिजली चोरी आप रोक रहे हैं और उसका टास्क दे दिया कि उसको नहीं उठाए। देखें, बिल्कुल ये सही साहब ठीक कह रहे हैं कि एक ऐसी मुहिम शुरू की गई जिसको सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल लीड कर रहे थे, लेकिन अब वो नहीं रहे, वो सेक्रेटरी पावर डिवीजन, और उसके मामला देखिएगा अब और निचली सतह पे चले जाएंगे। वो मुकदमात का दर्ज होना, कई इलाकों में मुसलसल बिजली का मुनक़ते होना। आपके लाहौर शहर के सराउंडिंग में कई ऐसे इलाके थे जहाँ पे लंगड़ियाल साहब ने मुसलसल बिजली कटवा दी थी कि वहाँ भी मीटर नहीं लगे हुए, डायरेक्ट कुंडा लगता है, सप्लाई डायरेक्ट चलाई जाती है और कंपनी को नुकसान होता है। अब वो इलाके आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो जाएंगे। जो हम लोग मुकदमात की तरफ आ जाते हैं, बड़ा आसान है जी, पर्चा हो गया आप पे, डिटेक्शन बिल चार्ज हो गया, नहीं डिटेक्शन बिल चार्ज हो गया है, उसमें से 50,000 जमा करवाएं, जाके ज़मानत ले लें, उसके बाद पुलिस जाने और कंज्यूमर जाने, कोई पता ही नहीं है, उसकी ज़मानत कंफर्म हो गई है। देखें, आप कहते हैं कि इसको तो अब खैर ऑर्डिनेंस का हिस्सा भी बना दिया गया है, ये बिजली चोरी को, और सदर पाकिस्तान ने उसकी मंजूरी भी दे दी है कि ये मुजरिम हैं और ये जुर्म के मुर्तकिब ठहर रहे हैं। उसके बावजूद सज़ाएं नहीं हो रही। सज़ाएं कब होंगी? जब आपकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, तफ्तीश मुकम्मल करेगी, चलान अदालत में पेश करेगी और उस बंदे को मुल्जिम ठहराएगी, फिर अदालत उसको मुजरिम होने या ना होने का जो है वो उसका फैसला करेगी। इसलिए हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है कि लेस्को ने पर्चे दिए, लेस्को की अपना फेलियर है, उनके लीगल एडवाइज़र पेश नहीं होते, इधर से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं है, कोई बंदा अरेस्ट नहीं हुआ, कोई बंदा जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ, बहुत कम तादाद है। शायद सिप्रा साहब ये सिलसिला रुकता भी नहीं है। मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है। हाई कोर्ट के हुक्म पर लेस्को मुलाजिमीन के लिए मुफ्त बिजली की सहूलत बहाल। वन लाइन है, आर्जी रिलीफ है, हो सकता है मुस्तकिल बुनियादों पर भी मिल जाए। हाई कोर्ट में पावर डिवीजन का नोटिफिकेशन सस्पेंड किया है और नेक्स्ट हियरिंग पे देखते हैं क्या होता है। उसी बुनियाद पे देखे ना, अब इनका अपना जीनियस का था मफाद, तो फौरन उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया और एक नोटिफिकेशन करके कर दिया। तो यहाँ पे रोजाना कितने केसेस लेके सब डिवीजन में फिर रहे होते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता। इसलिए मेरे ख्याल में ये अपने मफादात और अवाम के मफादात को जो उसमें तकसीम है, इसको खत्म करें। अफसरान के मफादात को आप केस पहुँचाएंगे तो वो खड़े तो होंगे ना वो चीज़ें। लेकिन ये तकसीम जिसकी आप बात कर रहे हैं ये तो बिल्कुल नहीं खत्म हो सकती। खैर, हमें वाइंड अप की तरफ जाना है। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हेडलाइंस होंगी, हेडलाइंस के बाद हम दोबारा से शो में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं मौसम की तब्दीली के साथ साथ आपकी स्किन पे असरात बहुत सारे आते हैं। सो अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन अच्छी रहे, मौसम की तब्दीली, सर्द मौसम की वजह से ड्राइनेस हो जाती है, फेस पे पैचेस बन जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा हम मुसलसल लोशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रीम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्किन फिर भी ड्राई रहती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी सारा दिन क्योंकि आपने मुंह हाथ धोना होता है, वज़ू वगैरह करें तो पानी ठंडा या गर्म इस्तेमाल करें, उसकी वजह से भी स्किन आपकी जो है वो मुतासिर होती है। अब आपने अपनी स्किन केयर सर्दियों में करनी कैसे है, डलनेस से कैसे बचना है, और सर्दियों में स्किन के लिए सबसे बेहतर होम रेमेडीज़ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो होम रेमेडी भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो क्या हो सकती है। हमारे साथ डॉक्टर अरीज खालिद मौजूद हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मुश्किल है सर्दियों में स्किन की हिफाजत करना, गर्मियों में भी उतना ही मुश्किल है क्योंकि आपको गर्मी के असरात से अपनी स्किन को बचाना होता है, सनबर्न हो जाता है। सो सर्दियों में बेसिक स्किन केयर जो सबको करनी है, देखिए बेसिकली तो ज़ाहिर मॉइस्चराइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन करनी कैसे है ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जिस तरह आपने बात की कि अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि जी हम मॉइस्चराइज़र भी लगा रहे हैं बट स्टिल वो ड्राइनेस नहीं जा रही है। तो एक छोटी सी टिप है, और अगर आप इस तरह से कर लेंगे तो आप वाकई एक बहुत मेजर डिफरेंस देखेंगे। जिस वक्त आपने फेस वॉश किया तो उस वक्त आपके चेहरे में जब नमी मौजूद हो, ठीक है, तब आपने मॉइस्चर लगाना है, तब वो लॉक होगा। अगर आप ड्राई स्किन के ऊपर भर भर के लोशन लगाते जाएंगे क्योंकि वो पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा, तो वो वैसे का वैसे आपको आधे घंटे 1 घंटे के बाद ये लगेगा कि अच्छा मैंने कोई मॉइस्चराइज नहीं किया। कुछ लोग मुसलसल मसाज भी लोशन का करते रहते हैं और काफ़ी देर करते रहते हैं, ये प्रैक्टिस कैसे देखते हैं आप? इसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको। दूसरा ये होता है कि जैसे गर्मियों के अंदर हम ये कहते हैं कि वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र हो, तो सर्दियों के अंदर आपका बेसिकली ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी स्किन डैम्प हो। आपने ड्राई स्किन के ऊपर मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना, ख़ास तौर पे जब आप नहा के निकले, क्योंकि आप गर्म पानी से नहा के निकले हैं। एक तो गर्म पानी की वजह से वैसे ही ड्राइनेस होती है, तो अब ये तो हम कह नहीं सकते कि आप ठंडे पानी से नहाएं। तो उसमें 2 चीज़ें आपने ये करनी है कि आप उसका स्पैन कम करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा देर तक आप गर्म पानी के नीचे ना रहें, और उसके बाद जैसे ही आप बाहर निकले बहुत लाइट सा ड्राई करने के बाद पूरी बॉडी पे उसी वक्त आप लोशन लगाएं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी आपकी स्किन जब वेट हो तब आपने लोशन लगाना है, और जैसे कि डॉक्टर साहिबा कह रही हैं वो स्किन में लॉक ही तब होगा। ड्राई स्किन पे आप लगाएंगे तो एज सच उसका वो रिजल्ट नहीं आएगा। कुछ मैं होम रेमेडीज़ भी आपसे आज डिस्कस करना चाहूँगी। लोग कहते हैं रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर ले, वो बड़ा इफेक्टिव होता है, आपकी स्किन पे खुश्की नहीं होने देता, ड्राइनेस नहीं आने देता। ग्लिसरीन का इस्तेमाल कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग घर में ही चीज़ें मिक्स कर करके इस्तेमाल करते हैं। सो इस प्रैक्टिस को कैसे देखते हैं? जो रोज़ वाटर है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है गर्मियों में, ठीक है। लेकिन अगर आप सर्दियों में घर की चीज़ों में से किसी को करना चाह रहे हैं तो मलाई एक बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, हाँ, उसको आप इस्तेमाल, और पुराने वक्तों में अगर आप देखें तो जो नानियाँ दादियाँ थी वो किया करती थी इसको इस्तेमाल, और वो क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट है तो उसमें साथ लैक्टिक एसिड भी शामिल होता है, तो वो आपको 2 चीज़ें कवर कर रहा है आपकी। एक तो वो आपकी ड्राइनेस नहीं होने देगा, प्लस उसके अलावा वो जो ग्लो होता है जो अक्सर लोगों को चाहिए होता है कि जी हम डल नहीं होंगे, तो आपको वो डल भी नहीं होने देता। और उसका तरीका इस्तेमाल क्या है? आपको क्या प्रॉपर अपनी स्किन पे मसाज आप थोड़ी देर मसाज करें उसे, और कोई आधा घंटा 1 घंटा लगा रहने के बाद आप उसको वॉश कर लें। ठीक है। सो वो जो नेचुरल ग्लो आप चाहते हैं वो भी आपकी स्किन पर आ जाएगा और आपके स्किन पे ड्राइनेस भी नहीं होगी। अच्छा, सोप या फिर फेस वॉश, इसका इस्तेमाल भी क्या स्किन ड्राई करता है? अगर आप बार बार सोप का बिल्कुल करता है, और सोप को तो खैर मैं कम्प्लीटली डिस्करेज करती हूँ कि आप, क्योंकि वो हार्श होता है, हार्श इन द सेंस कि आपके पीएच अप कर देता है स्किन की, तो उस सूरत के अंदर आपको और ड्राइनेस होती है। आप अब मसला ये है कि बाहर जिस कदर आपको भी पता है कि पोल्यूशन है, एयर क्वालिटी जिस कदर डिस्टर्ब है, क्या ये हमारी स्किन भी डैमेज करती है? यस, इस वक्त हम जो कॉम्प्लिकेशंस देख रहे हैं, आप ये सोचें कि हमारे पास एल्डरली पेशेंट्स आके ये कह रहे हैं हमें एक्नी हो रही है, मतलब 50s 60s के लोग आके हमें ये कह रहे हैं कि जी हमें, क्योंकि क्या हो रहा है, क्लॉगिंग हो रही है, ठीक है, क्योंकि जितना आप अगर रात को आपने कोई चीज़ बाहर खड़ी की है,
चाहे गाड़ी है या कुछ भी है, पहले एक वक्त होता था बहुत डस्ट होती, ठीक है, आप उसको साफ करें। पहले होता था कि वो एक मतलब आपको लगता था कि अच्छा जिस तरह वो औस पड़ी रही है, लेकिन अगर अब आप उसको साफ करें तो उसके साथ ब्लैक एक वो कलर आ रहा होता है। तो ये सारी चीजें जाहिर है आपकी स्किन पे भी ऐसे तय जमा रही है, तो उसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी क्लेंजिंग अच्छी हो, लेकिन इसमें आपने हार्श क्लेंजिंग नहीं करनी है। सोप का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, माइल्ड और जेंटल क्लेंजर्स का इस्तेमाल करें। इसमें फेस वॉश बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फेस वॉश में भी आप कोशिश करें कि कोई स्क्रबिंग एजेंट इस वक्त शामिल ना हो। सो हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, होम रेमेडीज़ की भी हमने बात कर ली। अच्छा जी, एक और चीज़ लोग कहते हैं कि जी बहुत अच्छी डाइट भी आपकी स्किन बेहतर बनाती है। डॉक्टर साहबा, सर्दियों में कौन सी डाइट हमें लेनी है? देखिए, जो मौसम का जो भी अवेलेबल अल्लाह ताला ने फ्रूट इस वक्त किए हैं वो इसीलिए मौसम में होते हैं क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लाइक जिस तरह विटामिन सी से इस वक्त भरे हुए फ्रूट्स आपको मिल रहे हैं, आपके पास अनार है, ठीक है, मतलब ये सारी वो चीज़ें हैं जो भरी हुई हैं इस वक्त। तो आपने, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं कि वो आपको फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी से निकालते हैं, यानी कि जो भी मुज़र असरात हैं उनको वो आपकी बॉडी में से निकालते हैं, तो वो डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। प्लस ये कि नट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन वो एक मुट्ठी से ऊपर नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि जी हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। देखिए, मेरे अपने ख्याल में बहुत इजीली कर सकता है। अगर आप जंक फूड को माइनस करके वो पैसे सिर्फ एक मुट्ठी आप ड्राई फ्रूट पे लगा लें तो वो कोई ज़्यादा, ड्राई फ्रूट में ज़रूरी नहीं कि आप चलगोज़ा खाना शुरू कर दें, ठीक है, देयर मेनी अदर ऑप्शंस। लाइक अगर आप अखरोट देखें वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, या आप किशमिश है वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप, या बादाम बीच में अगर आप 3-4 ले रहे हैं तो वो आपको कितने की कॉस्ट करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। अगर आप बीच में से कुछ शवरमाज और कुछ बर्गर्स को एक्सक्लूड कर दें, बहुत आराम से आप ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक्नी का इशू होता है, क्या वाकई ये चीज़ें एक्नी भी कॉज करती हैं? देखिए, आप किसी भी चीज़ को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा ले जाएंगे तो उसके नुकसानात होते हैं। जिस तरह अगर आप पानी भी, हम कहते हैं कि जी आप 8 ग्लास पिए, अगर आप 20 ग्लास पीना शुरू कर देंगे तो आपको ब्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, या आपको वाटर रिटेंशन स्टार्ट हो जाती है। तो हर चीज़ की एक लिमिट का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को आप एक्स्ट्रा ले जाएंगे तो आपकी बॉडी रिएक्शन शो करती है, ऐसे ही। तो आपने उसको लिमिट में रखना है। इसीलिए मैं कह रही हूँ अपनी एक मुट्ठी, और मुट्ठी का मतलब ये नहीं कि भर भर के बाहर से निकल रही है, मतलब एटलीस्ट आप सिर्फ ये ध्यान में रखें तो 10 से 12 के करीब आपके दाने होने चाहिए, बस दैट्स इट, दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर होल डे, आपकी पूरे दिन की जरूरत के लिए बहुत है। डॉक्टर साहब, पानी का इस्तेमाल सर्दियों में हम कर देते हैं, क्या ये भी स्किन ड्राई होने की एक बड़ी वजह होती है? ये एक बहुत मेजर वजह है। पानी डेफिनेटली आपको पीना चाहिए। जाहिर है वो शायद आपको ठंडा भी लग रहा था, थोड़ा सा कोशिश करें कि नीम गर्म करके पी लें। और चाय का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी बॉडी से वैसे भी क्योंकि वो डायूरेटिक है तो वो आपकी बॉडी से पानी को निकालता है। तो वो हम दो चीज़ें इकट्ठी कर रहे होते हैं, एक हम पानी नहीं पी रहे, दूसरा हम चाय का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, तो जो आपकी रहा पानी है वो भी आपकी बॉडी से निकल जाता है। तो इसलिए चाय के इस्तेमाल को लिमिट में रखें, और साथ पानी को आपने एटलीस्ट 8 ग्लास आपने पीने हैं, उसको नीम गर्म कर लें। ठीक हो गया, यानी पानी का इस्तेमाल तो रिकमेंडेड है, आपकी स्किन भी उससे अच्छी रहेगी और डिहाइड्रेशन का इशू भी नहीं होता। सर्दियों में बहुत सारे लोग क्योंकि पानी का इस्तेमाल कम करते हैं तो इनका सामना भी रहता है। खाने पीने वाली चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप मसाला ज़्यादा ले रहे हैं, आपका मैदा डिस्टर्ब रहेगा तो स्किन पर उसका असर होगा, क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। अक्सर बच्चियाँ जब हमारे पास आती हैं और हम उनकी कॉजेज़ को रूल आउट कर रहे होते हैं एक्नी के साथ, तो उनमें एक मेजर वजह ये भी होती है कि उनके स्टमक अपसेट होते हैं। तो अगर आपके मैदे में प्रॉब्लम है तो यस, एक्नी के इश्यूज भी हो सकते हैं। देखिए, जो आजकल की जितने आप, होता ये है कि जो भी आप ये बाहर जंक फूड लेते हैं उसमें उन्होंने बहुत एसिडिक चीज़ें ऐसी डाली होती हैं, एक सिरके का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ओवर हुआ था, क्योंकि डेफिनेटली वो ऑर्गेनिक नहीं होता। जैसे शॉर्माज हैं, उसकी सॉसेस बनाने के लिए या और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनके अंदर वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपकी GIT की लाइनिंग को तबाह कर देती हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि आपको वो मैदे के मसाइल तो है ही हैं, लेकिन आपको डेफिनेटली स्किन के इश्यूज भी आएंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी डाइट का इंटेक ज़्यादा हो। बाहर की फूड को मैं ये नहीं कहती हूँ कि अगर मैं किसी को भी ये कहूँगी ना मत खाएं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हाँ, तो उसको लिमिट कर दे। अगर आप हफ्ते में 4 दिन ले रहे हैं तो पहले उसको 2 दिन पे लेकर आए,
ठीक है। उसके बाद आप वंस अ वीक पे लेकर आए, और मेरा ख्याल है महीने में 4 दिन बाहर की आशी बहुत होती है, मोर देन इनफ है। हाँ, बिल्कुल तो मतलब आप बाकी चीज़, लेकिन उससे ये होगा कि आपकी बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हमारा खाना पीना हमारी स्किन पे नजर आता है, तो अच्छा खाएंगे आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर अरीज खालिद हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सन ब्लॉक का इस्तेमाल क्या सर्दियों में भी करना है? आजकल का मौसम, धूप तो निकल नहीं रही। नहीं, धूप नहीं निकल रही, लेकिन रेडिएशंस उसी तरह ही हैं। तो इसलिए ये जो एक मिथ है कि जी आपने सिर्फ गर्मियों में सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना है, सन ब्लॉक आपको एक बैरियर दे देता है जो आपको हार्मफुल जितनी भी चीज़ें, रेज हैं या जितनी आपकी इवन यहाँ की लाइट, आपकी इंडोर लाइट्स, घर की लाइट्स हैं, उनके अंदर भी रेडिएशंस होती हैं, तो आपने उन सब से बचना होता है। तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल अगर आप रखते हैं तो आप मेजर काफ़ी प्रॉब्लम से वैसे ही बच जाते हैं। ठीक हो गया। सन ब्लॉक का अगर हम इस्तेमाल घर में कर रहे हैं तो उसके बाद हम कोई मॉइस्चराइजर या ये चीज़ें ना भी लगाएं तो उसका तरीका ये होगा कि जैसे आपने फेस वॉश किया, डैम्प स्किन पे आपने मॉइस्चराइजर लगाया, अच्छे से एब्जॉर्ब करने के बाद अब आप ऊपर से सन ब्लॉक लगा लेंगे। ठीक हो गया। और अगर आप मेकअप करना चाह रहे हैं तो आप उसके ऊपर मेकअप करेंगे। सही। सो ये तरीका है इसका। डॉक्टर साहिबा, एंटी एजिंग हर किसी का मसला आज, और इसके लिए लोग अक्सर, अभी हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे, क्वैक्स के हाथ चले जाएं तो आपका काम बहुत ख़राब हो जाता है। आपने करना क्या है? देखिए, अगर तो आप जिस तरह जो ड्राई स्किन है वो बहुत ज़्यादा जल्दी रिंकल्ड हो जाती है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका एजिंग का प्रोसेस ज़रा स्लो डाउन रहे तो आप जितना अच्छा मॉइस्चराइज करेंगे अर्ली एजेस में। अब अगर आप 40 साल की उम्र में आप शुरू कर देंगे, जब रिंकल्स आ गए हुए हैं, तो वो आपको थोड़ा बेहतर कर देगा, लेकिन दिस विल नॉट गोना मेक एनी डिफरेंस। स्पेशली कुछ नहीं होगा कि आपके रिंकल्स ख़त्म हो जाए। तो बेहतर ये होता है कि व्हेन यू आर इन टीन्स तो स्टार्ट एट, ठीक है, ताकि आप उसको स्लो डाउन कर सकें। लेकिन अब जब अगर एक दफ़ा आ गए हैं और फिर अब आपने कुछ करवाना है तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किसी सर्टिफाइड बंदे के पास जाएं, क्योंकि अब आपके बहुत सारे सैलून्स पे ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। देखिए, जो बेचने वाला है या करने वाला है वो तो हर बंदा ये कहेगा कि आई एम द बेस्ट, राइट। ये आपका फेस है, आपका प्रोफाइल है, तो ये आप बजाय इसके कि आप काम ख़राब करने के बाद रिसर्च करें कि अच्छा जी ये तो सैलून वाली थी या ये डॉक्टर नहीं थी, तो ये काम ज़रा पहले कर लें। जिस डॉक्टर के भी पास जा रहे हैं, जिस किसी के पास जा रहे हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, आप 1 मिनट में आपको सारी डिटेल्स, आप रियल पेशेंट के आप रिव्यूज चेक करें उनके, आप उनका काम देखें, उनसे कहें कि आप अपना काम दिखाएं, ठीक है। उसमें अगर आपका ज़ाहिर है आपको इतनी फिक्र नहीं है तो काम खराब होने के बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद उस रिसर्च का क्या फ़ायदा है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप एंटी एजिंग के जिस तरह प्रोसीजर्स आते हैं उनमें हम हमेशा माइल्ड से स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू आर इन योर 30s तो PRP बहुत अच्छा काम करती है माइक्रो नीडलिंग के साथ, लेकिन वो तब तक काम करती है जो फाइन लाइंस है। लेकिन अगर इफ समथिंग हैज टर्न इनटू रिंकल्स तो फिर हमारे पास ऑप्शंस बोटॉक्स, फिलर्स और थ्रेड्स की होती है। और इसको क्या बार बार रिपीट करना पड़ता है? इनकी रेपुटेशन की डिफरेंट टाइमिंग्स हैं। लाइक आपको जो बोटॉक्स है ये ट्वाइस अ ईयर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, और फिलर जो है आपको वंस अ ईयर रिक्वायर्ड होता है। थ्रेड्स आपको वंस अ ईयर से लेकर 2 साल के बाद भी आप करवा सकते हैं, तो इसलिए इतनी कोई शॉर्ट ड्यूरेशन मिलती है। और अक्सर लोग हमें ये कहते हैं कि जी आपने एक दफ़ा शुरू कर लिया तो शायद अब सारी ज़िंदगी करवाना पड़ेगा, या हम जब छोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा रिंकल्स हो जाएंगे। ये बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई नहीं है। होता ये है कि देखिए, अगर अब आप मुझे देख रही हैं और बिल्कुल एक क्लियर फेस के साथ देख रही हैं तो आप यूज्ड टू हो गई हैं मुझे ऐसे देखने के लिए। अगर मैं इस तरह की कोई भी चीज़ ड्रॉप करती हूँ और मेरी एक भी कोई लाइन नज़र आपको आएगी तो आपको वो चीज़ बॉदर करेगी। तो आप आदी नहीं रहते अपने चेहरे को उस तरह देखने में, तो जब वापस चीज़ें आती हैं वो सिर्फ उतने पे ही वापस आएंगी। प्लस पॉइंट ये है कि जब आपने बोटॉक्स इस तरह की चीज़ें की होती हैं तो जो उसने इस दौरान बढ़ना था आपने वो भी रोक के रखा, प्लस आपने थोड़ा सा रिवर्स बैक भी किया। तो मेडिकली तो ये है कि ये आप बल्कि स्लो डाउन कर देते हैं, लेकिन सिर्फ क्योंकि आपको आदत नहीं रहती है और जब आप छोड़ते हैं तो फिर आपको ये लगता है अच्छा शायद ये ज़्यादा हो गए। अगर आप अपनी बिफोर की पिक्चर रखें अपने पास और फिर उसके बाद जब खत्म होता है देखिए, तब आपको पता चलेगा। मेल फीमेल दोनों में रिकमेंडेड है। यस, और हमारे पास मेल्स भी उसी से ही करवा रहे होते हैं जिस तरह फीमेल्स है, तो उन बेचारों का दिल नहीं। अच्छा, इसके बाद केयर आपकी स्किन की क्या कुछ स्पेशल करनी पड़ती है नॉर्मल स्किन की? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अच्छा मुंह पे आप ये चीज़ नहीं लगा सकते। नहीं, बल्कि देखिए जिस तरह अगर आपने बोटॉक्स अब करवा लिया तो आप
काफ़ी हद तक मेंटेनेंस फ्री हो जाते हैं। ठीक है, पहले आप लगा रहे हैं एंटी एजिंग की क्रीम में लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, अब आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। आप सिंपल मॉइस्चराइजर, क्योंकि आपका जो रिजल्ट आ गया वो आ गया, ठीक है, वो नहीं चेंज होगा, वो उसने वैसे ही रहना है। इसी तरह आपने अगर फिलर डलवा ली है, हाँ शुरू में जिस तरह हम 1 महीना कहते हैं कि आप हैवी मसाज ना करें कि उसकी जगह चेंज ना हो जाए, इसी तरह थ्रेड्स में शुरू में 1 महीना मना करते हैं कि आप हैवी मसाज लें। उसके बाद जिस तरह नॉर्मली आप कर रहे होते हैं सब कुछ वैसे ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप देखने वाले? मैसेज इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्किन को मॉइस्चराइज रखें और सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करें। उसको बिल्कुल नेगलेक्ट ना करें कि आपको लग रहा है कि बाहर शायद धूप नहीं है, तो जितना आप इस तरह। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें, और जब हीटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रूम में आपके कोई ना कोई पानी या कुछ ऐसा ओपन मौजूद होना चाहिए ताकि आपकी हवा में नमी का तनासुब भी उतना ही रहे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग कमरे को इतना समटाइम हीटअप कर लेते हैं कि वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिए। कोमल हमें ज्वाइन कर रही हैं, बाहर मौजूद हैं, तो आज का मौसम कैसा रहेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा, कितनी सर्दी आज होगी? जी कोमल बताइए। जी बिल्कुल अन्ना, शहर लाहौर में मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर रहा है और हवाओं का सिलसिला भी बरकरार है। हवाएं जो है वो आज तकरीबन 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही हैं। बारिशों से मुतल्लिक महकमा मौसमियात की जानिब से फिलहाल कोई भी इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। ठंड बढ़ने की वजह से जो है वो पार्कों में भी सन्नाटा छा गया है, क्योंकि सर्दी इस कदर बढ़ चुकी है कि अब लाहौरिये जो हैं वो बेहद सोचने के बाद बाहर का रुख करते हैं, इसलिए जो है वो मुख्तलिफ पार्कों में भी सन्नाटा छा चुका है। वहीं हम बात करते हैं बारिशों से मुतल्लिक, तो आने वाले जो 3 से 4 रोज़ है मौसम खुश्क रहेगा, जबकि जो मंगल का दिन है तब हल्के फुल्के बादल जो हैं वो देखे जा रहे हैं, जो कि कहीं कहीं जो है वो हल्की फुल्की बारिश बरसाने का सबब बन सकते हैं। यानी कि आने वाले हफ्ते में जो है वो कुछ खुशखबरी महकमा मौसमियात की जानिब से सुनाई जा रही है। वहीं हम बात करते हैं लाहौर में फ़िज़ाई आलूगी के हवाले से, तो AQI की मजमूई शरह 185 के साथ लाहौर दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो 5वें नंबर पर देखा जा रहा है। टेम्परेचर इस वक्त तकरीबन 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, मतलब जिसमें तौर पर अबर आलूद है, आसमान पर बादलों का बसेरा है, सूरज मियाँ जो है वो आसमान से गायब है। रंग बिरंगे फूलों की जो कलर्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत महसूस किए जा रहे हैं, लेकिन जो हवाओं का सिलसिला है वो शहर लाहौर में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा कर रहा है। तो ऐसा ही है, हवा चलने से मजीद सर्दी महसूस हो रही है। थैंक यू कोमल, अपना ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।